बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका फिर से और आखिरी बार बच्चों आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने 12th बोर्ड बूस्टर 2.0 के इस बैच में। और बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खूब बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। तो मैं निहारिका बच्चे आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ आपका इस सीरीज का लास्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग करने वाले हैं हमारे 2 चैप्टर्स, जिनका नाम है बच्चे हमारे पास द इंटरव्यू और दूसरे का नाम है बच्चे द गोइंग प्लेसेस। ये दोनों चैप्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार, बड़े फनी चैप्टर्स हैं, तो इनको करने में बच्चे हमें बहुत मज़ा आने वाला है। सबसे पहला टॉपिक है बच्चे दी इंटरव्यू और दूसरा टॉपिक है बच्चे हमारे पास गोइंग प्लेसेस। और गोइंग प्लेसेस के अंदर बच्चे हम लोग क्या देखने वाले हैं, गोइंग प्लेसेस के अंदर हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लड़की की कहानी, जो बहुत ही ज़्यादा मेक बिलीव वर्ल्ड में रहती थी। कहाँ रहती थी भैया? मेक बिलीव वर्ल्ड में, यानी अपनी मनगढ़ंत दुनिया के अंदर जो सोचना चाहती थी वैसा सोचती थी और कुछ भी सोच लेती थी, है ना। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारे फाइनल और लास्ट लेक्चर को। बच्चे सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है द इंटरव्यू। और बच्चे ये चैप्टर जो है ये किसने लिखा है? ये क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने लिखा है। उनकी एक किताब है द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज। कहाँ से बच्चे? द पेंगुइन बुक ऑफ, ठीक है, द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज उनकी उस किताब का नाम है। और उसी किताब में से बच्चे ये इंटरव्यू का पार्ट जो है वो लिया गया है, जो हम लोग हमारी आज की क्लास में करने वाले हैं। तो बच्चे बेसिकली ये चैप्टर जो है ये आप लोगों का पार्ट 1 एंड चैप्टर पार्ट 2 में बच्चे डिवाइडेड है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अंदर हम लोग क्या देखेंगे? पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हम लोग पूरी की पूरी स्टोरी देखने वाले हैं कि इस बेसिकली एक्चुअली इंटरव्यू होता क्या है और इंटरव्यू का क्या फायदे क्या नुकसान होते हैं। तो बच्चे पार्ट 1 में सबसे पहले आता है हमारी स्टोरी का पार्ट 1। देखिए, अब आप सब लोगों ने बच्चे पॉडकास्ट का नाम सुना होगा, है ना। पॉडकास्ट का नाम सब लोगों ने सुना है। पॉडकास्ट सबको पता है क्या होते हैं। तो पॉडकास्ट बच्चे बेसिकली क्या होते हैं? पॉडकास्ट होते हैं आप लोगों की 1-on-1 कॉन्वर्सेशंस, है ना। आप सब लोगों ने क्या देखा है? 1-on-1 कॉन्वो। अब जनरली बच्चे हमारे पॉडकास्ट जो होते हैं ना वो थोड़े से इंफॉर्मेटिव नोट पर चले जाते हैं, यानी आपको जो पॉडकास्ट बनाए जाते हैं वो जनरली इंफॉर्मेटिव टोन्स के ऊपर बनाए जाते हैं। यानी जो भी आप पॉडकास्ट में देखते हो बच्चे वो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव होता है, यानी जो भी टॉपिक पर आप बात करते हो वो जनरली आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए बनाया जाता है, रादर देन फॉर एक्सप्लॉइटिंग या रादर देन फॉर नोइंग समथिंग अबाउट द अदर पर्सन। अब जब बच्चे मैं बात करती हूँ इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है इन दिस केस। जस्ट अ सेकेंड, बिकॉज बेटा इंटरव्यू जो होता है हमारा वो बात करता है किस बारे में? इंटरव्यू बात करता है हमारा, एक सेकेंड देना, जस्ट आई नीड टू, एक सेकेंड, आई एम जस्ट सेंडिंग द नोट्स फॉर द डे। यस, डन। तो बच्चे स्टोरी जाती है कुछ इस तरीके से कि इंटरव्यू जो होता है बच्चे वो किस लिए लिया जाता है? जो इंटरव्यू होता है वो जर्नलिज्म का एक बहुत ही मेजर पार्ट होता है बच्चे। इसे 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है बच्चे। तो ये 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जो है इंटरव्यू, इसका एक बहुत कॉमन प्लेस है हमारे जर्नलिज्म में, इंटरव्यू लिए जाते हैं। बट जनरली बच्चे इंटरव्यूज जो होते हैं ना वो अलग अलग पर्पसेस के लिए लिए जाते हैं, अलग अलग रीजंस के लिए लिए जाते हैं। ओपिनियंस ऑन द फंक्शंस, मेथड्स एंड मेरिट्स, यानी बेसिकली जो पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं इंटरव्यू के वो कंसिडरेबली वेरी कर सकते हैं, यानी डिफर कर सकते हैं। हर इंसान अपने खुद के हिसाब से इंटरव्यू के बारे में बता सकता है, ठीक है। कई इंसान कहते हैं कि इंटरव्यू जो है इट इज द हाईएस्ट फॉर्म या सोर्स ऑफ ट्रुथ। वो कहते हैं कि अगर आपको किसी इंसान के बारे में जानना है, इफ यू वांट टू नो अबाउट समबडी, तो अगर आप उन्हें 1-on-1 नहीं जानते, अगर आप उन्हें पर्सनली नहीं जानते, तो आप उनके बारे में कैसे जान सकते हो? आप उनके बारे में जान सकते हो इंटरव्यू के थ्रू। क्यों? बिकॉज यहाँ पर वो इंसान आपको खुद अपने मुंह से बातें बताएगा, तो हम यही मान के चलते हैं कि वो जो इंसान बातें बताएगा वो सच्ची बताएगा। तो इन दैट वे इट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ट्रुथ, इट इज अ सोर्स ऑफ ट्रुथ, कि जो भी चीज आपको बताई जाएगी वो सच बताई जाएगी। और इन अ प्रैक्टिस इन आर्ट, ठीक है। और यहाँ पर
ये इसकी जो प्रैक्टिस है वो एक आर्ट है। कैसे? बिकॉज आपको अपने वर्ड्स को यूज करके एक्सट्रैक्ट करनी है इन्फो फ्रॉम द अदर पर्सन। आप लोगों को सामने वाले को बिना अनकंफर्टेबल किए उससे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स के ऊपर, उसकी लाइफ के पर्सनल टॉपिक्स के ऊपर भी सवाल पूछने हैं और इस तरीके से पूछने हैं कि सामने वाला उस चीज से ऑफेंड ना हो। तो ये बच्चे अपने आप में एक बहुत ही आर्टफुल चीज है। अब वो कहते हैं कि जिस तरीके से हर चीज के पॉजिटिव्स होते हैं वैसे ही हर चीज के बच्चे नेगेटिव्स भी होते हैं। इंटरव्यू को लोग पसंद भी करते हैं और इंटरव्यू को लोग हेट भी करते हैं। कई लोग इसे हेट करते हैं, अनलाइक करते हैं, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, ऑफ द इंटरव्यू एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन। उन लोगों का मानना होता है ये एक अनवांटेड, मतलब यू डोंट वांट दैट, ठीक है, अनवांटेड इंटरफेरेंस है कि कोई इंसान के घर में कोई मर गया और आप लोग उसके सर पे बोलने आ गए, सर जी अब कैसे हैं, सर जी अब कैसे हैं, सर जी अब कैसे हैं। तो इसे दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग, दैट इज वेरी इमोरल, ठीक है। ही सेज इट डिमिनिशेस देयर पर्सनालिटी। इसे अगर गलती से हमने कुछ कंट्रोवर्शियल बात बोल दी, अगर गलती से हमने कुछ ऐसा बोल दिया, ठीक है, जिससे हम गलत प्रूव हो जाएंगे, तो उसके बाद देयर इज नथिंग दैट वी कैन डू अबाउट आवरसेल्फ। उसके बाद हम खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते, फंस गए भैया अब हम कंप्लीट तरीके से। तो यहाँ पर बच्चे पार्ट 1 में कुछ सेलिब्रिटीज के बारे में वो बताते हैं जिनके अलग अलग व्यू पॉइंट्स थे आपके इंटरव्यू को लेकर, और हम एक एक को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चे वो बताते हैं वीएस नायपॉल के बारे में, और वीएस नायपॉल का कहना ये है कि लोग जो हैं दे आर वुंडेड बाय इंटरव्यूज। उनका कहना है कि कभी कभी इंटरव्यूज में कुछ ऐसी बातें पूछ ली जाती हैं जो इतनी ज़्यादा हर्टफुल होती हैं, जो इतनी ज़्यादा पेनफुल होती हैं इंसान के लिए सुनने में, कि इंसान जो होता है उन सब चीज़ों को सुनकर बहुत ही बुरा महसूस करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे जान के इंटरव्यू में कोई कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल पूछ लिया गया, कोई ऐसा सवाल पूछ लिया गया जिसका आंसर आप नहीं देना चाहते लेकिन मजबूरी में आपको देना पड़ता है। तो इस तरीके से पीपल आर हर्टेड बाय इंटरव्यूज एंड ऑल्सो दे लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्व्स, और इसीलिए इंटरव्यू के अंदर वो लोग अपना कुछ पार्ट जो है वो खो देते हैं। यानी इंसान जो होता है वो इंटरव्यू की वजह से कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अपना एक हिस्सा खो बैठता है। दूसरी तरफ आते हैं बच्चे हमारे ल्यूइस कैरल, ठीक है। दूसरी तरफ कौन आते हैं? दूसरी तरफ आते हैं हमारे ल्यूइस कैरल। ल्यूइस कैरल बच्चे वो हैं जिन्होंने एलिस एंड द वंडरलैंड लिखा है, ठीक है। ये एलिस एंड द वंडरलैंड वाले हैं। तो ये बताते हैं कि भैया मेरे लिए इट इज अ हॉरर, ठीक है। ही सेज इट इज द हॉरर ऑफ बीइंग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या अटेंशन। ही सेज मैं पैसा कमाता हूं, मैं नॉवेल्स लिखता हूं इसीलिए नहीं कि मुझे लोगों की अटेंशन चाहिए या आई वॉन्ट टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन ऑफ एवरीवन। ही सेज नहीं, मुझे नहीं चाहिए। इट इज अ हायर ऑफ बीइंग आयनाइज्ड। ही सेज मैं आप लोगों की लाइमलाइट में नहीं आना चाहता, ठीक है। तो वो कहते हैं कि भैया मुझे लाइमलाइट नहीं चाहिए, मुझे टॉप पोजीशन नहीं चाहिए। राइटिंग मेरा प्रोफेशन है और मैं उसे एज अ प्रोफेशन करता हूँ। तो बिकॉज मुझे पता है कि जब मेरा इंटरव्यू लिया जाएगा तो मुझसे ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे जिनका जवाब देने में मैं कंफर्टेबल तो नहीं होऊंगा, लेकिन आई विल बी हेल्पलेस, क्योंकि वहां पर मैं उनके मुंह पर उन्हें मना भी नहीं कर सकता कि नहीं मैं तुम्हें नहीं बता रहा। फिर आते हैं बच्चे रुडयार्ड किपलिंग। तो रुडयार्ड किपलिंग बताते हैं कि इन्होंने जंगल बुक लिखी है और इनकी वाइफ भी बताते हैं कि इनके लिए ये एक बहुत ही क्राइम टाइप चीज है। वो कहते हैं कि देखो इंटरव्यू ना बहुत ही इमोरल है, बिकॉज एक्चुअली अगर इंटरव्यू देखा जाए तो इंटरव्यू क्या है? एक इंटेरोगेशन होती है बच्चे कोर्ट रूम में और पुलिस थाने में, है ना, और एक इंटेरोगेशन होती है सीट पर बिठाकर, सर जी आपका क्या सवाल है पूछ के, है ना। तो ये एक इंटेरोगेशन है, ये एक इनफॉर्मल तरीके से आपकी जिंदगी में इंटेरोगेशन की जा रही है। तो ये बड़ा ही इमोरल है कि मैंने कुछ करा भी नहीं लेकिन स्टिल आई एम पुट अंडर दैट प्रेशर कि लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। तो इसे मेरे लिए ये क्राइम है, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, आप सामने वाले से उसकी जिंदगी की इंफॉर्मेशन एक्सटॉर्ट करा रहे हो। ये एक ऑफेंस है अगेंस्ट अ पर्सन, बिकॉज आप उसकी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश करते हो इंटरव्यू के थ्रू, उसे सवाल पूछकर। ही सेज ये एक असॉल्ट है, ठीक है, मेरे कैरेक्टर के ऊपर, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, ये मेरे ऊपर असॉल्ट है, बिकॉज मेरे 10 साल पहले कोई भी बोली हुई बात को ये लोग उठाकर न्यूज़पेपर में छाप देंगे और बोलेंगे इसने ऐसा बोला। तो इसे जो आप लोगों का इंटरव्यू होता है वो कहीं ना कहीं कैरेक्टर असैसिनेशन भी करता है एंड इट मेरिट्स पनिशमेंट। तो इसे जिसके लिए आप लोगों को पनिश किया जाना चाहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी कावर्डली एंड वाइल्ड कि आप इतने इनह्यूमेन कैसे हो सकते हो कि आप किसी के इंसान के पर्सनल डिटेल्स उससे निकलवाना चाहते हो।
H.G. वेल्स कहते हैं कि ये एक ऑर्डियल है, ठीक है। ऑर्डियल का मतलब है कि ये एक प्रॉब्लमैटिक टास्क है। अब वही बच्चे प्रॉब्लमैटिक टास्क इसीलिए ही है, सिंपल बात एक ही आती है कि आप जब बोलते हो ना तो आपको बहुत ही रिस्ट्रेंट होकर बोलना पड़ता है, आपको अपनी जुबान पर लगाम लगाकर बोलना पड़ता है। यू कैन नॉट जस्ट स्पीक एवरीथिंग एंड एनीथिंग, यू नीड टू थिंक अबाउट हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ थिंग बिफोर यू डू समथिंग। तो जब आप बोलते हो तो उससे पहले आपको 100 बार सोचना पड़ता है कि भैया मैं बोलूं या मैं नहीं बोलूं। फिर आते हैं बच्चे सॉल बेलो। सॉल बेलो का कहना है कि ये जो है ना, दिस इंटरव्यू इट इज थंबप्रिंट्स ऑन द विंड पाइप। तो इसे ये ना एक कांस्टेंट प्रेशर बना रहता है हमारे सर के ऊपर। तो इसे जिस तरीके से सर पे एक तलवार लटक रही होती है एंड वी आर एट रिस्क एवरी टाइम दैट एनीथिंग कैन हैपन, इसे ये बिल्कुल ऐसे है कि somebody is stopping me from speaking and I cannot completely speak what I want। तो मैंने दर्द हो गया, तो मैं कुछ बोलना चाहती हूँ लेकिन मैं बोल नहीं पा रही। इट इज अ कांस्टेंट प्रेशर, इट इज लाइक बस ऐसे हाथ लगा हुआ है और कोई दबाएगा, मेरी गिच्ची दबा के मुझे मार देगा। तो इसलिए हमें सोचना पड़ता है कि हम क्या करें भैया, हम ऐसे अपना गला दबा के मर जाएं या क्या करें। फिर बोलते हैं डेनिस ब्रायन। अब डेनिस ब्रायन वाज द ओनली पर्सन जो पॉजिटिव आउटलुक देते हैं। वो कहते हैं देखो हमारे पास हमारे विविड कंटेम्पररीज का, ठीक है, हमारे लीडर्स का, ठीक है, हमारे सेलिब्रिटीज का, हमारे फेमस पीपल का, ठीक है, और फेमस लोगों का, अगर क्योंकि हम उनसे डायरेक्ट तो मिले नहीं हैं, हम लोगों के पास जो भी है वो क्या है, हमारे पास तो उन लोगों की मेमोरीज है। तो इसे हमारे पास जो सबसे ज़्यादा विविड इंप्रेशन या सबसे ज़्यादा डायनेमिक ख्याल अगर या उनके बारे में अगर हमें कुछ पता है हमारे कंटेम्प्रेरीज के बारे में, तो वो इंटरव्यू की वजह से पता है, क्योंकि इंटरव्यूज हुए तो हम उनके बारे में जान पाए कि उन लोगों ने क्या बोला होगा। अब वहीं पर जहां पे बच्चे इंटरव्यू के पार्ट 1 में हमने अलग अलग राइटर्स के ख्यालों को देखा, पार्ट 2 के अंदर बच्चे हम लोग बात करेंगे किसकी, पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे एक पॉजिटिव आउटलुक ऑफ इंटरव्यू की। किसकी करेंगे? पॉजिटिव आउटलुक ऑफ इंटरव्यू की। पॉजिटिव आउटलुक ऑफ इंटरव्यू का क्या मतलब हो गया बच्चे? इसका मतलब हो गया कि यहां पर आप बात करने वाले हो उन टॉपिक्स के बारे में, उन चीजों के बारे में जो आपको एक पॉजिटिव इमेज बताएंगे इंटरव्यू के बारे में कि इंटरव्यू कुछ इस तरीके का होता है। तो पार्ट 2 जो है बच्चे वो एक इंटरव्यू है अम्बर्टो इको के बीच में, जो एक बहुत ही फेमस राइटर हैं, और मुकुंद पद्मनाभन के बारे में बच्चे, जो द हिंदू के एक बहुत ही फेमस और बहुत ही जाने माने इंटरव्यूअर हैं। अब यहाँ पर बच्चे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये एक बहुत ही वेल प्लान्ड इंटरव्यू था, ठीक है। और एक्चुअली अगर आप इंटरव्यू सिर्फ एक्सप्लॉइट करने के लिए ना लो सामने वाले को, एक्चुअली अगर आप अच्छे से इंटरव्यू लोगे तो इंटरव्यू एक्चुअली बहुत वेल इन्फॉर्म्ड हो सकता है, इंटरव्यू बहुत अच्छे से बनाया जा सकता है। तो बच्चे अगर बात की जाए अम्बर्टो इको की, जिनका ये लिया गया है इंटरव्यू, तो अम्बर्टो इको कौन है? अम्बर्टो इको एक प्रोफेसर थे विद अ फॉर्मिडेबल रेपुटेशन, यानी वेल नोन, काफ़ी अच्छी जानी मानी रेपुटेशन थी इनकी सोसाइटी में। किसके लिए? एज अ स्कॉलर, ठीक है। ये स्टार्टिंग से नॉवलिस्ट नहीं थे, इन्होंने स्टार्टिंग से नॉवल लिखना शुरू नहीं किया था। ये जाने जाते थे अपने फॉर बीइंग अ स्कॉलर, फॉर हिज स्कॉलरली आइडियाज। और इनकी जो स्टोरी है ना बच्चे, वो सिमोटिक्स के ऊपर, इनकी जो बुक है वो साइंस लैंग्वेजेस के ऊपर है, ठीक है। लिटरेरी इंटरप्रिटेशंस लिखी हैं इन्होंने, मिडीवल एस्थेटिक्स पर फोकस किया है। इन सब चीज़ों के बाद, यानी एकेडमिक राइटिंग के बाद, ठीक है, पढ़ाई लिखाई वाली किताबें लिखने के बाद बच्चे ये कहाँ पे शिफ्ट होते हैं? ये एकेडमिक राइटिंग्स के बाद शिफ्ट होते हैं टू राइट फिक्शन, यानी टू राइट नॉवेल्स। लिटरेरी फिक्शन का मतलब होता है नॉवेल्स लिखना या इमेजिनरी स्टोरीज लिखना। इसे उसके बाद यहाँ पर ये बढ़े, उससे पहले इन्होंने इन स्टोरीज पर ज़्यादा फोकस नहीं किया। उससे पहले ये क्या थे? उससे पहले ये एक एकेडमिक राइटर थे और ये पढ़ाई लिखाई की चीजों के बारे में ज्यादा लिखा करते थे। He attained intellectual superstardom with his publication The Name of Rose। और इनको ये जो जान पहचान मिली, ये जो सुपर स्टारडम मिला 10 मिलियन कॉपीज बेचने का, ये इन्हें कब मिला बच्चे? ये इन्हें मिला इनकी एक किताब से जिसका नाम था द नेम ऑफ रोज। और ये जो इंटरव्यू यहाँ पर बच्चे मुकुंद पद्मनाभन के बीच में और अम्बर्टो इको के बीच में हो रहा है, इस इंटरव्यू के अंदर ये लोग यही डिस्कशन करने वाले हैं कि किस तरीके से ये किताबें जो है इन्होंने इनका फ़ायदा किया। एंड यहाँ पर इस किताब के ग्रेट सक्सेस के ऊपर जो बहुत लोग कंफ्यूज्ड हैं, जो बहुत लोग परप्लेक्स्ड हैं, वो क्या होने वाला है, ठीक है। तो वही बच्चे हम लोगों ने हमारी अब आगे चैप्टर में देखना है।
अब वो कहते हैं इन द इंटरव्यू इको शेयर्स दिस आइडिया ऑफ एम्प्टी स्पेसेस। तो यहाँ पर जब उनसे पूछा गया, मुकुंद पद्मनाभन ने उनसे पूछा कि आपके पास ये आइडियाज कहाँ से आते हैं, आप इतना सारा आइडियाज कहाँ से लेकर आते हो। तो पहली चीज तो बच्चे यहाँ पर वो ये कहते हैं कि मेरे लिए हर चीज जो है वो सेम है। ठीक है, अच्छा आगे आते हैं, ओके आगे करते हैं। अब उनसे जब पूछा गया कि आप जो है आपको इतने सारे विविड आइडियाज कहाँ से आते हैं, ठीक है, तो वो कहते हैं कि इतने सारे विविड आइडियाज आपके दिमाग में कैसे आए, लाइक हाउ हैव यू थॉट ऑफ ऑल सच विविड आइडियाज। तो बच्चे यहाँ पर जब हम इनके विविड आइडियाज के बारे में बात करते हैं, इनके दिमाग में आने वाले आइडियाज के बारे में बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं मेरे लिए, आप लोगों के लिए मे बी इट इज डिफरेंट, फॉर मी इट इज ऑल द सेम। ठीक है, वो कहते हैं आप लोगों के लिए भले ही आइडियाज डिफरेंट हो, मेरे लिए सब कुछ सेम है। तो जब उनसे पूछा गया कि ऐसा कैसे कि हम आपके लिए सब अलग और हमारे लिए सेम, ऐसा क्यों, कि वाई इट इज लाइक दैट कि आपके लिए सब अलग है, हमारे लिए सब अलग है और आपके लिए सेम। तो वो कहते हैं कि देखो मेरे पास कुछ बेसिक आइडियाज हैं, ठीक है, ही सेज मेरे कुछ बेसिक आइडियाज और कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर मैं चलता हूँ। ठीक है, ही सेज जैसे मेरी, आप अगर मेरी कोई भी चीज़ उठा लो उसमें आपको पीस, नॉन वायलेंस, इन सब टॉपिक्स के ऊपर मिलेगा। तो इसे मेरे पास, मेरे राइटिंग्स में आपको मॉरल वैल्यूज मिलेंगी अच्छे खासी। ठीक है, तो इसे जब मैं कोई भी राइटिंग करता हूँ, भले ही वो मैं एकेडमिक राइटिंग करूँ, भले ही मैं चिल्ड्रंस स्टोरी लिखूँ, मैं बच्चों की किताबें लिखूँ, मैं एकेडमिक एसेज लिखूँ, हर चीज के पीछे बच्चे एक सिमिलर थीम होती है। ठीक है, ही सेज मैं बस क्या करता हूं, मेरी थीम सिमिलर होती है, बस उसको डिपिक्ट करने का तरीका जो है वो बदल जाता है। अब इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मुकुंद पद्मनाभन ने पूछा कि आपको, आपका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या है। ठीक है, सोर्स ऑफ आइडियाज कहाँ से है, कि आपके दिमाग में आइडियाज कब और कैसे आते हैं। तो अपने इंटरव्यू के दौरान यहाँ पर अम्बर्टो इको बताते हैं कि मेरा ना एक एम्प्टी स्पेसेस का आइडिया है। इसलिए हमारी जिंदगी में ना बहुत बारी कुछ एम्प्टी स्पेसेस होते हैं। एम्प्टी स्पेसेस लोगों की कमी नहीं है, एम्प्टी स्पेसेस का मतलब है खाली टाइम। इसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको घर बुलाया, आपने लिफ्ट का बटन दबाया और अब आप लिफ्ट में चढ़ के ऊपर आ रहे हैं। जब तक आप लिफ्ट में चढ़ के ऊपर आ रहे हैं आप खाली हैं, आप फ्री हैं, तो इसे वो आपकी लाइफ का एम्प्टी स्पेस है। इसे सर मेरा भी वो एम्प्टी स्पेस है कि मैं आपका वेट कर रहा हूं। He says, आप अपना एम्प्टी स्पेस यूज नहीं करते, लेकिन मैं उस एम्प्टी स्पेस को इंटरस्टाइस बोलता हूं। He says, और मैं उस इंटरस्टाइस को यूज करता हूं सोचने के लिए। He says, जब तक आप ऊपर मेरे घर में आओगे तब तक शायद मैं एक और आइडिया अपनी नॉवल के लिए ऑलरेडी सोच चुका हूंगा। तो he says that he makes the use of these empty spaces to work. He says मैं यही यूज करता हूँ to think of ideas. He says मैं यही टाइम पे सोचता हूँ कि मैं किस चीजों के बारे में लिख सकता हूँ। अब उनसे पूछा गया कि आपके जो एसेज हैं, जो स्कॉलरली एसेज हैं, वो बहुत ही डिफरेंट हैं बाकी वर्ड से, ऐसा क्यों, एंड आपका जो एसेज हैं वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है, ऐसा क्यों है, कि मतलब आपकी जो नॉवल है इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स राइटिंग, तो आपकी जो स्कॉलरली वर्क है लोग उनको भी जानते हैं। तो इस टाइम पर इको बताते हैं कि मेरे जो स्कॉलरली वर्क्स है ना वो बहुत ही नैरेटिव टोन में है। ठीक है, ही सेज देखो मैं अब अगर आप लोगों को बताऊं बाकी लोगों की राइटिंग स्किल्स, तो ही सेज बाकी जो किताब है ना उसमें ट्रायल्स और सीधा कंक्लूजन्स आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, अदर बुक्स में। ठीक है, ही सेज बाकी आपको अदर स्कॉलर बुक्स के अंदर यही मेथड मिलेगा जो पढ़ने में कभी कभी बहुत ज़्यादा रिडंडेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। ही सेज अगर आप मेरी किताबें पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैंने अपने ट्रायल्स, अपने एरर्स, अपने कंक्लूजन्स, अपनी लर्निंग्स सब मेंशन किया हुआ है। तो इसी वजह से मेरा जो राइटिंग स्टाइल है ना वो नैरेटिव स्टाइल है। इसे मेरे टीचर ने भी मुझे कहा था कि तुम्हारी जो आंसर है वो बहुत ही डिस्टिंक्टिव है। तो इसे मेरा जो स्टाइल है ना वो नैरेटिव स्टाइल है, और इसीलिए आई बिलीव, क्योंकि मैं नैरेटिव स्टाइल्स में लिखता हूँ, क्योंकि मैं थोड़े डिफरेंट तरीके से चीज़ों को लिखता हूँ, तो आई बिलीव कि मैं इस चीज़ को, अगर मैं नैरेटिव स्टाइल्स में लिख रहा हूँ, अगर मैं चीज़ों को इस तरीके से लिखता हूँ, तो मुझे ये लगता है कि हाँ काम बन जाएगा, बिकॉज लोगों को ये नैरेटिव स्टाइल जो है ना वो बहुत ही रेयर मिलता है, रेयर इन स्कॉलर किताबें। ठीक है, अगर आपको स्कॉलर चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, अगर आपको स्कॉलरली बुक्स पढ़नी है तो उनके अंदर आपको ऐसे आइडियाज़ जो हैं वो बहुत ही रेयर मिलते हैं, और इसी तरह मैं इसीलिए स्टाइल में लिखता हूँ ताकि माई राइटिंग्स बिकम फेमस एंड पीपल गेट टू रीड देम, उनको ये किताबें जो है वो सही से पढ़ने को मिले।
तो अब उनसे पूछा गया कि आप जो हैं, आपको कैसा लगता है कि आप इतने फेमस स्कॉलरली राइटर हैं लेकिन लोग आपको नॉवेल्स के लिए जानते हैं, तो आपको कैसा लगता है? तो ही लाइक्स टू बी आइडेंटिफाइड मोर एज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु राइट्स नॉवल। तो वो यही कहते हैं कि देखो, इट इज़ वेरी अंडरस्टूड कि अगर मैं बात करता हूँ लिटरेरी राइटिंग की और नॉवेल्स की, तो आई नो कि लिटरेरी राइटिंग जो है वो ज़्यादा लोग उससे क्या नहीं होते, इंटरेस्टेड नहीं होते. नॉट मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड टूवर्ड्स द काइंड ऑफ राइटिंग स्किल्स. नॉट मेनी पीपल आर very happy in writing novels and all those things. He says sorry to read scholarly books. He says लोग जो है वो scholarly books को पढ़ना इतना पसंद नहीं करते, मुझे पता है. तो he says I am okay कि अगर मेरी novel जो है वो Name of Rose famous हो रही है, it doesn't matter, मुझे कोई problem नहीं है मेरी novel के famous होने से, I am okay with it. He says लेकिन हाँ, if I compare myself in all the situations, तो he says on Sundays, he says मेरे को Sundays को भी I write novels. He says मैं novels Sunday को लिखता हूँ, ठीक है, मैं बाकी दिनों पर अपनी एकेडमिक राइटिंग पर काम करता हूँ. सेज आई एम अ फुल टाइम प्रोफेसर. तो नॉवेल्स लिखना मेरा पार्ट टाइम काम है, मुझे नॉवेल्स लिखना अच्छा लगता है एंड दैट इज द सोल रीजन दैट आई राइट नॉवेल्स एंड नथिंग एल्स. और वो यही कहते हैं कि मैं एकेडमिक मीटिंग्स को, इसे अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं एकेडमिक मीटिंग्स को प्रेफर करता हूँ ओवर पेन मीट्स. इसे मैं राइटर्स की मीटिंग्स में कम जाता हूँ और मैं अपनी एकेडमिक मीटिंग ज़्यादा प्रेफर करता हूँ. बट इट्स ओके, ही सेज आई एम कम्प्लीटली ओके विद द फैक्ट कि लोगों को मेरी राइटिंग से ज़्यादा मीटिंग्स वो पसंद है, नॉवेल्स पसंद है, तो नो प्रॉब्लम, ऐसे करा लो भैया. अब इको जो बताते हैं, अब सवाल ये था कि अब इनकी जो किताब है नेम ऑफ रोज, ये एक बड़ी ही सीरियस नॉवल है, ठीक है, बड़ी सीरियस नॉवल है जो मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी यानी स्टडी ऑफ गॉड की, लव ऑफ गॉड, जो लव ऑफ गॉड, ये ऐसी थीम्स के बारे में बात करता है, ठीक है, और मेडिवल हिस्ट्री के बारे में बात करता है. लेकिन सरप्राइजिंग बात ये है कि इतनी सीरियस नॉवल होने के बाद भी इस नॉवल की कुछ 10 मिलियन कॉपीज जो है वो सोल्ड हो जाती हैं. ऐसा कैसे? क्योंकि जब इनकी पब्लिशर थी उन्होंने सिर्फ इन्हें 3K बुक्स का एडवांस दिया था, ठीक है, 3K बुक्स का एडवांस दिया था कि इतनी बिक जाएंगी, लेकिन ये किताब एक्चुअली बूम्ड. तो यही सवाल था कि ऐसा क्या है आपकी किताब में कि आपकी किताब जो है वो इतनी बूम कर गई. तो उन्होंने यही बताया कि देखो, मेरी जो किताब है मैंने उसमें कुछ ऐसा अलग सा नहीं लिखा, बट इट सेज हाँ, मुझे ऐसा ये जरूर लगा कि पीपल लाइक रीडिंग ट्रैश. उनका मानना ये था कि पीपल लाइक ट्रैश. इसे लोगों को ना ट्रैश अच्छा लगता है, यानी आप लोगों को वही घिसी पिटी कहानियां दे दो, दो लड़का लड़की को प्यार हो जाता है, फिर लड़ाइयाँ होती हैं, फिर वही एनिमी टू फ्रेंड्स, एनिमी टू लवर्स, और वो वो सनशाइन एंड ग्रम्पी ट्रूप्स दे दो स्टोरी के अंदर. तो इसे यही सब चलता है स्टोरीज में, और लोगों को ना ट्रैश अच्छा लगता है. He says, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो ऐसी ऑडियंस होगी जिसे ट्रैश से हटके कुछ और पढ़ना है, कुछ ऐसी ऑडियंस तो होगी जो कुछ और पढ़ना चाहती है. तो he says for different audience, he says ऐसी ऑडियंस different enjoy a difficult read. He says मैंने ये नॉवल उन लोगों के लिए बनाई थी जो इस ट्रैश को पढ़ना पसंद नहीं करते, जो कुछ डिफिकल्ट चीज़ पढ़ना चाहते हैं कि थोड़ा दिमाग लगाना पड़े नॉवल को समझने में. He says मैंने ऐसे लोगों के लिए नॉवल बनाई कि ऐसे लोग उस नॉवल को पढ़ सकें और उनको वो लोग उस नॉवल को एंजॉय कर सके. तो इसे बिकॉज लोगों को डिफिकल्ट रीड नहीं मिलता है और मैं वही देना चाहता था. ही सेज एंड आई गॉट टू नो कि मेनी पीपल एंजॉय रीडिंग दैट नॉवल. तो उनसे लास्ट सवाल ये पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि आपकी नॉवल जो आज इतनी फेमस है, क्या उसके पीछे क्या रीजन है? तो अम्बर्टो इको यही कहते हैं कि देखो, मुझे नहीं पता कि ये नॉवल इतनी क्यों सक्सेसफुल है, इसका सक्सेस जो है वो आज भी एक मिस्ट्री है. ही सेज लेकिन मुझे जरूर ऐसा लगता है कि ये नॉवल अगर आज से 10 साल बाद या 10 साल पहले लिखी होती तो शायद ये नॉवल इतनी फेमस नहीं होती. तो बच्चे, ये आपके प्रेजेंट सिनेरियो पर भी डिपेंड करता है. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं भविष्य मल्लिका की किताब आपको आज से 10 साल पहले दे दूं, या आज से 10 साल पहले, मैं 5 साल पहले मैं आपको भगवत गीता पकड़ा देती कि पढ़ो, कोई नहीं पढ़ता, बिकॉज सब लोगों को वो वोक वाले कल्चर में जाना था. एवरीबडी वांट्स टू बी दैट जेन ज़ी, एवरीबडी वांट्स टू बी लाइक ओ माय गॉड, आई डोंट बिलीव इन गॉड, ऐसा वाला है ना. तो अब वो कल्चर रिवाइव हो रहा है कि पीपल आर अगेन गोइंग टुवर्ड्स गॉड, बढ़ रहे हैं उस तरफ. तो कभी कभी वो तुम्हारे आसपास का करंट सिनेरियो भी होता है जिससे वजह से तुम अट्रैक्ट होकर, या जिस चीज़ से तुम अट्रैक्ट होकर कुछ चीज़ों को करते हो. जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा
कि लोगों को उस समय पर ये फील्ड पसंद आई पढ़ने के लिए, इसीलिए लोगों ने उस समय पे इनकी किताबों को पढ़ना काफ़ी पसंद किया। ठीक है, अब देखते हैं बच्चे इस पर हमारा सवाल, व्हाई डिड उम्बर्टो इको प्रेफर हिमसेल्फ टू बी कॉल्ड एन academician rather than a novelist? वो अपने आप को academician क्यों बोलना चाहते थे ओवर अ नॉवलिस्ट? तो बच्चे क्योंकि उन्होंने ऑल्दो उन्हें नॉवलिस्ट के फॉर्म में फेम मिला है, वो हमेशा अपने आप को अपने अकेडमिक कम्युनिटी के साथ ही एसोसिएट करना पसंद करते थे, क्योंकि उनका नॉन फिक्शनल वर्क जो है उनकी ज़िंदगी के पहले 50 साल में उन्होंने यही किया है। उन्होंने अपनी पहली नॉवल एट द एज ऑफ 50 लिखी है एंड वो यही कहती है कि मैं अपने आप को अकेडमिक कम्युनिटी के साथ ज़्यादा ज्वाइन करता हूँ एंड मैं दूर रहता हूँ थोड़ी फिक्शन मीटिंग्स से, और मैं सिर्फ लिखना पसंद करता हूँ ओनली व्हेन ही वाज नॉट परसुइंग सम स्कॉलरली वर्क। ही सेज अ नॉवल, आई एम अ संडे राइटर। ठीक है, ही सेज मैं एक संडे राइटर हूँ भैया, मैं सिर्फ संडे नॉवल लिखता हूँ, यानी मैं सिर्फ उन्हीं दिनों पर नॉवल्स लिखता हूँ जब मुझे पता है कि मेरे पास फ्री टाइम है। जब मेरे पास फ्री टाइम नहीं है तो मैं नॉवल्स नहीं लिखता। Why do most celebrity writers, specifically बच्चे writers, ठीक है, ये इंटरव्यू देना क्यों पसंद नहीं करते थे? हमारे में तो पैप्स को बुलाया जाता है कि पैप्स आओ और इंटरव्यू लो, लेकिन राइटर्स क्यों नहीं वो बनना चाहते? बिकॉज अगर आप नोटिस करो, सॉल बेलो, डेनिस ब्रायन, H.G. वेल्स, लुइस कैरल, रुडयार्ड किपलिंग, तो ये सब लोग राइटर्स हैं। देखो, जैसे सेलिब्रिटीज हैं V.S. नाइपॉल, रुडयार्ड किपलिंग, लुइस कैरल, H.G. वेल्स, इन सब लोगों ने स्ट्रॉन्ग हेटरेट दिखाई है भैया इंटरव्यू के लिए कि नहीं होने चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली यार उनसे कुछ ऐसे सवाल भी पूछ लेते हैं कि उन्होंने स्टोरी में आगे क्या लिखना है, कभी कभी वो भी आइडिया लग जाता है, और जब लोगों को आइडिया लग ही जाता है तो वो नॉवल खरीदते नहीं है, तो इसीलिए वो लोग कुछ ऐसी चीज़ नहीं बोल सकते जो उनके करियर के अगेंस्ट चली जाए। ठीक है, दे कंसिडर इंटरव्यू एज इमोरल, एक असॉल्ट, बिकॉज दे फील कि इंटरव्यूज जो है वो एक डिसपैरेजिंग इफेक्ट उनकी जिंदगी पर छोड़ते हैं और उनकी पर्सनालिटीज को डिमिनिश कर देते हैं, एंड आर एनक्रोचमेंट ऑफ देयर प्राइवेसी, की उनकी फोर्सफुली कंट्रोल किया जा रहा है उनकी प्राइवेसी को, उनकी जिंदगी में घुसने की जरूरत हो रही है लोगों को। State the reason for the huge success of the novel The Name of Rose. तो बच्चे, there is no one reason for the huge success of The Name of Rose. Umberto himself calls it his success a mystery. उन्हें भी नहीं पता कि कैसे सक्सेसफुल हो गई। इट इज़ पॉसिबल कि ये जो डिटेक्टिव स्टोरी है वो मेटाफिजिक्स में, थियोलॉजी में, मिडीवल हिस्ट्री में, एस्थेटिक्स में, इन सब हिस्ट्रीज में जा रही थी, और रीडर्स जो थे उस टाइम के अंदर उस चीज़ों को पढ़ना पसंद कर रहे थे। इट वॉज मोस्ट अप्रोप्रिएट बिकॉज ये ना तो आज से 10 साल पहले ना आज के 10 साल बाद फेमस होती, एंड पीपल वर एक्चुअली क्रेविंग फॉर अ डिफिकल्ट रीड। लोग ट्रैश पढ़ पढ़ के थक चुके थे, एंड उस समय पे द नेम ऑफ रोज वॉज वन सच बुक जो एक्चुअली उन्हें अच्छी चीज़ें पढ़ने में हेल्प कर रही थी। नाउ गोइंग अहेड विद द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक एंड मूविंग अहेड टू द अदर वन, What drawbacks of interviews have been pointed out by Lewis Carroll? तो जो ल्यूइस कैरल हैं वो इंटरव्यू के कौन से ड्रॉबैक्स को दिखाती हैं? तो बच्चे, ल्यूइस कैरल कंसिडर करती हैं इंटरव्यू को एक अनवारंटेड इंट्रूजन जो इमोरल है, एंड इट इज अ ऑफेंस अगेंस्ट द पर्सन, कि जिसके साथ भी हो रहा है उसके लिए वो एक क्राइम है। He shunned the interviews for being the fear of being projected as larger than life. He says, मैं ionized नहीं होना चाहता, I don't want to be idealized, I don't want to be that, like the person है कि मेरी पूजा करो, मेरे को मानो। He says, नहीं, I am not that kind of a person, और मुझे नहीं चाहिए ये सब। His vehement refusal, यानी उनका जो strong refusal है towards interviews, enabled him to keep his fans as well as interviews at an arm's length, यानी not far away but away from him। और इन्हीं चीज़ों से वो थोड़ा सा बाकी आसपास के लोगों से और इन सब चीज़ों से दूर था। ठीक है, दूर थे। समझ में आया? I hope this chapter is clear to you बच्चों. Now we'll be moving ahead to the second chapter that is called Going Places by A.R. Barton. A very very interesting chapter और मज़ा आ जाएगा इसको सुन के। तो बच्चों अब देखते हैं Going Places by A.R. Barton। जैसा कि मैंने कहा बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो क्या इंटरेस्टिंग है इस चैप्टर में वो देखते हैं। तो बच्चे बेसिकली गोइंग प्लेसेस जो है ना वो एक ड्रीम जर्नी है एक अडोलेसेंट की, बेसिकली एक टीनेजर की जिसका नाम है सोफी। ठीक है, इट इज़ नेचुरल फॉर यंगस्टर्स टू इंडल्ज इन फैंटेसाइजिंग, और ये बहुत कॉमन है कि हमारी जनरेशन जो है भैया वो अपने डेलुलू में जीती है और अपनी हीरो वर्शिप करती है। जैसे अभी भी आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा कि देखिए, आई बिलीव कि हीरो वर्शिप नहीं होनी चाहिए। आप अपने एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस को आइडलाइज करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, बट वर्शिप वाला पॉइंट नहीं आना चाहिए।
तो बेसिकली होता क्या है, जो यंगस्टर्स होते हैं बच्चे, वो इंडल्ज करते हैं अपने आप को इन फैंटेसाइजिंग एंड हीरो वर्शिप व्हेन दे आर ऑन द वर्ज ऑफ फोर्जिंग अहेड इन लाइफ। जब उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए तब वो इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं एंड चूजिंग अ करियर फॉर देमसेल्फ। दे आइडियलाइज सक्सेसफुल पीपल एंड ड्रीम ऑफ फॉलोइंग देयर फुटस्टेप्स। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, सक्सेसफुल पीपल को आइडियलाइज करने लगते हैं और उनके फुटस्टेप्स पर चलने लगते हैं। देयर ड्रीम्स ड्राइव देम अवे फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ। और ये जो बच्चे उनके ड्रीम है, ये जो उनका मेक बिलीव वर्ल्ड है, ठीक है, ये जो उनका मन गढ़ंत बनाई हुई दुनिया है, ये इन्हें हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ से दूर ले जाता है। बट व्हेन दिस फैक्ट डॉन्स अपॉन देम, जब उन्हें ये चीज समझ में आती है कि वो लोग मन गढ़ंत दुनिया में ज्यादा रह रहे थे और रियलिटी से दूर थे, तब उनके लिए वापस अपनी जिंदगी के उन्हीं तौर तरीकों पर आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे यहाँ पर बच्चे, हम एक बच्ची की स्टोरी देखने वाले हैं जिसका नाम है सोफी। सोफी के साथ ऐसा क्या होता है भैया कि वो बेचारी बड़ी दुखी हो जाती है। तो स्टोरी कुछ ऐसे शुरू होती है बच्चे कि सोफी जब स्कूल से आ रही थी तो सोफी ने अपनी फ्रेंड जैंसी को बताया अपने सपने के बारे में, कि वो बताती है घर आते आते कि तुझे पता है कि मैं ना एक बुटीक ओन करना चाहती हूँ, जब मैं स्कूल छोड़ दूंगी, जब स्कूल खत्म हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी, मैं एक बुटीक खोलूंगी। अब यहाँ पर बच्चे सोफी जो है ना, वो बहुत ही ड्रीमी और बहुत ही डेल्यूजनल लड़की है, ठीक है, डेल्यूजनल, बहुत ही डेल्यूजनल लड़की है, अपने डेलुलू में रहती है, उसका सलूलू उसे नहीं मिलता है। वाइल ऑन दी अदर हैंड बच्चे हमारे पास कैरेक्टर है जैंसी, जो बहुत ही रियलिस्टिक है, ठीक है, बहुत ही प्रैक्टिकल है। उसे पता है कि उसकी दोस्त जो है उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, बिकॉज एक तो वैसे ही वो थोड़ी सी मॉडेस्ट फैमिली से आती है और उन लोगों को बहुत पैसा चाहिए होगा बुटीक खोलने के लिए जो उनके पास नहीं है। तो उसने अपनी दोस्त को बिल्कुल क्लियरली बोला कि तुझे पता है हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। सोफी ने बोला कि नहीं नहीं यार मैं कर लूंगी, पैसे मैनेज करना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। तो यहाँ पर जैंसी ने उसे रियलिटी चेक दिया और उसे बोला कि तुझे क्या लगता है कि तू जो चाहे वो कर सकती है। उसने बोला ऐसा नहीं हो सकता कि वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, ऐसा नहीं चलती भैया दुनिया। और वो उसे बताती है कि तुझे बहुत टाइम लग जाएगा इतना पैसा सेव करने के लिए, बिकॉज दैट इज नॉट एन ईजी टास्क, ठीक है, इट वुड टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेव सो मच। मगर सोफी ने बोला कि देख भैया मैं तो सपने छोड़ूंगी नहीं और मैं जैसे जैसे करके अपनी सेविंग्स जो है वो कर लूंगी। इसे चल ठीक है, मैं अभी बुटीक नहीं खोलती, मैं काम करूंगी, मैं किसी मैनेजर की पोजीशन पे चली जाऊंगी, मैं मैनेजर बन के काम कर लूंगी तो मुझे बहुत सारा पैसा जो है वो मिल जाएगा। अब बच्चे कहानी ये आती है कि भले ही वो मैनेजर बन जाए, भले ही वो किसी ऐसे लेवल के ऊपर चली जाए जहां पर वो बहुत पैसा कमा सकती है, लेकिन आपको इंस्टेंटली तो नहीं होता ना ये चीज पॉसिबल, ठीक है। इंस्टेंटली तो बच्चे आप लोग नहीं बन सकते ना, इंस्टेंटली तो आप मैनेजर नहीं बन सकते। तो यहाँ पर जैंसी जो है वो अपनी रियलिटी उसको बताती है और जैंसी बोलती, अब सोफी को कहती है कि देख बहन वी आर ईयर मार्क्ड फॉर बिस्किट फैक्ट्री, ठीक है। वो कहती है कि तेरे को पता है वी आर ईयर मार्क्ड फॉर बिस्किट फैक्ट्री। वो उसे कहते हैं कि तू जो बड़े बड़े सपने देख रही है ना, इनमें से कुछ भी सच नहीं होने वाला, क्योंकि हमारी फैमिली ने हमें बिस्किट फैक्ट्री में ही काम कराना है और हम लोग वही करेंगे, तो तू मत सोच इन सब चीज़ों के बारे में। जैंसी उसे बताती है कि जो सब कुछ तो सोच रही है ना वो नहीं होगा, because you cannot get the manager's position right away. तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, you have to climb that corporate ladder in order to become the manager. तो सोफी फिर बोलती है कि चल ठीक है मैं मैनेजर नहीं बनूंगी, मैं एक काम करती हूँ, मैं बुटीक खोलना है ना तो मैं मैरी क्विंट जैसा बुटीक खोल लेती हूँ, ठीक है। तो उसने बोला कि मैं भैया एक काम करती हूँ, ओके। सोफी अगेन स्टार्ट्स ड्रीमिंग ऑफ हर बुटीक व्हिच शी थिंक्स वुड बी द बेस्ट इन द काइंड ऑफ द सिटी। वो कहती है और फिर अपने ड्रीम के बारे में कि भैया मेरा बुटीक पूरे शहर का सबसे बेस्ट बुटीक होगा। लेकिन जैंसी को पता है कि उसकी दोस्त जो है वो सपने बना रही है, नोज दैट दे आर ईयर मार्क्ड टू वर्क इन द बिस्किट फैक्ट्री। उसको पता है कि अल्टीमेटली काम बिस्किट फैक्ट्री में ही करना पड़ेगा और कुछ नहीं हो सकता। शी विशेस दैट सोफी वुड नॉट बी कैरिड अवे बाय हर पाइप ड्रीम्स। अब ये उसकी रियल फ्रेंड थी क्योंकि ये उसका भला चाहती थी और वो यही सोचती थी कि ये अपने पाइप ड्रीम की वजह से, अपने मन में बनाए हुए ड्रीम्स की वजह से थोड़ा कैरिड अवे ना हो जाए और जिंदगी की रियलिटी को समझे। शी वांट्स हर टू बी सेंसिबल एंड प्रैक्टिकल। वो चाहती है कि वो जिंदगी में सेंसिबल रहे, थोड़ी सी प्रैक्टिकल रहे और चीज़ों को बहुत ही ध्यान से सोच समझ के करती जाए।
सोफी लेकिन एकदम ही अड़ी हुई है अपनी बात के ऊपर, वो मानने को तैयार ही नहीं। सोफी रिफ्यूजेस टू बज। सोफी कहती है कि देख भैया मैं तो चेंज करूंगी नहीं, मुझे तो खोलना है बुटीक, वो मैं खोल के रहूंगी। और वो कहती है कि चल अगर मैं बुटीक नहीं खोलती, मैं काम करती हूँ, मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी, अगर मैं एक्ट्रेस भी नहीं बनी तो मैं एक फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी ताकि मुझे वो पैसा मिल सके, और अल्टीमेट गोल तो मेरा बुटीक खोलना है, वो तो मैं कर ही लूंगी। तो वैसे तो बेटा हम यहाँ पर सोफी को दो तरीकों के काइंड ऑफ पर्सन बोल सकते हैं। एक तरफ तो हम ये कह सकते हैं कि सोफी जो है बच्चे वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, ठीक है, वो उसके दिमाग में एक गोल है, ठीक है, वो गोल ओरिएंटेड है, अब उस गोल तक पहुंचने के लिए उसे कुछ भी करना पड़े वो करेगी। लेकिन साथ ही साथ बच्चे वो थोड़ी सी डिल्यूजनल भी है, क्योंकि वो ये चीज नहीं समझ रही कि अगर आपको इतना पैसा कमाना है तो उसके लिए आपको उस तरीके की मेहनत भी करनी पड़ेगी। अब उतने में सोफी और जानसी जो है वो सोफी के घर के बाहर पहुंचते हैं। तो अब सोफी के पापा जब सुनते हैं कि सोफी कह रही है कि मैं तो बहुत पैसा कमाऊंगी और मैं बुटीक खोलूंगी, तो उसके पापा जो है वो कहते हैं कि बेटा अगर तू पैसा कमाएगी ना तो तू हमें पहले घर बना कर देगी। उसके पापा यही कहते हैं कि पैसा जो है वो पेड़ों पे नहीं उगता है और पैसा तुझे कमाना पड़ता है। फादर विशेस शी वुड बाय अ डिसेंट हाउस फॉर द फैमिली, और वो कहते हैं कि सुन अगर तू पैसा कमाएगी तो पहले तू घर वालों के लिए घर बनवाएगी, अगर तेरे पास एक्चुअली बिग मनी आ जाता है तो। अब डेरेक जो था सोफी का यंगर ब्रदर, वो यहाँ पर थोड़ा सा इंस्टिगेट करता है सिचुएशन को और उसको बोलता है कि पापा शायद मेरी बहन को लगता है कि इसे हमारा पैसा जो है वो पेड़ पे उगता है। और डेरिक जो था बच्चे कहने को वो छोटा भाई था, मगर वो एक्चुअली आग में घी डालने का काम कर रहा था। अब जो मदर है वो रियलाइज कर रही है कि दिस इज द यूजुअल सीन इन आवर हाउस, ठीक है, उन्हें पता है कि यूजुअल सीन है, बिकॉज यहाँ पर घर के अंदर जनरली सोफी वर्सेस फादर होता है घर के अंदर, क्योंकि फादर जो है बच्चे वो बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही समझदार है, वाइज है, और सोफी उतनी ही बड़ी पागल है, अपने मनगढ़ंत कहानियों में जीती है। अब अगर बात की जाए फैमिली स्टेटस ऑफ द पीपल ऑफ द सोफीज फैमिली, तो फादर एक मैनुअल लेबर की तरह काम करते थे और बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, तो उन्हें पैसों की इज्जत थी। मदर जो है मदर्स बैक हैज बिकम क्रूकेड विद द बर्डन ऑफ हाउस होल्ड वर्क, और मम्मी काम कर करके बेचारी ऐसी कुबड़ी हो गई है, उनसे भी ढंग से काम नहीं होता। अ स्मॉल हाउस टू लिव इन, और जिस घर के अंदर वो रहते हैं बच्चे वो एक छोटा सा घर है, सफोकेटेड विद स्टीम फ्रॉम द स्टोव, ठीक है, पूरे घर छोटा सा घर है और घर में भी जब खाना बनता है तो पूरा घर स्टीम हो जाता है, और जो गंदे कपड़े हैं वो एक कॉर्नर में पड़े हैं। तो सोफी जब अपने घर की इस कंडीशन को देखती है तो वो मन में ये सोचती है कि यार व्हाट बैड कंडीशन इज देयर इनसाइड माय हाउस, आई वांट टू गो एंड लिव अ बेटर लाइफ। सोफी फील्स हरसेल्फ चोक्ड इन द एटमॉस्फेयर, और सोफी को ये लगता है कि यार कहाँ मुझे फंसा दिया, आई वांट टू गो एंड लिव समवेयर एल्स बिकॉज इट इज नॉट द काइंड ऑफ लाइफ आई वांट टू हैव, और वो यही सोचती है कि ऐसी जिंदगी तो मुझे नहीं चाहिए। अब होता क्या है, सोफी का एक बड़ा भाई था जियोफ, ठीक है। अब जियोफ अकेली उसकी जिंदगी का एक ऐसा कैरेक्टर था जिसको देखकर उसको लगता था कि वाह क्या जिंदगी है, वाह क्या जीता है, मुझे भी जीना है। तो सोफी को अपने भाई को देखकर मन करता था कि यार मुझे भी इसके जैसी जिंदगी जीने को मिले। क्योंकि सोफी के भाई को स्कूल छोड़े हुए ऑलरेडी 3 साल हो चुके हैं। सोफी यहां पर जियोफ जो है हैज बीन 3 years आउट ऑफ द स्कूल नाउ, जियोफ को स्कूल छोड़े हुए 3 साल हो चुके हैं और अब वो एक अप्रेंटिस मैकेनिक, बेसिकली एक हेल्पर मैकेनिक के तौर पर काम करता है। और बच्चे जो उसका ऑफिस है वो फार ऑफ प्लेस में है, यानी इनके घर से थोड़ा सा दूर है। और जो ये इनका भाई है ना, ये बड़ा ही इंट्रोवर्ट कैरेक्टर है, ठीक है। इंट्रोवर्ट कैरेक्टर होने का मतलब ये हो गया कि इसका भाई जो था वो ज्यादा बात नहीं करता था किसी से। एन एनिग्मेटिक कैरेक्टर, बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव कैरेक्टर था वो सोफी के लिए, ठीक है। ही हैज़ अ क्लोज्ड साइड टू हिज पर्सनालिटी, यानी वो एक इंट्रोवर्ट कैरेक्टर था, मतलब ज़्यादा उसकी ज़िंदगी के बारे में किसी को नहीं पता था। अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, और वो कहते हैं उसके मुंह से तुम्हें शब्द ऐसे निकालने पड़ते थे जैसे तुम ग्राउंड में से स्टोन निकाल रहे हो। और सोफी उसके साइलेंस से बहुत ज़्यादा जलती थी, ठीक है, क्योंकि शी यूज्ड टू वंडर द काइंड ऑफ वंडर इज लाइफ, ठीक है। वो सोचती थी कि यार ये कैसी जिंदगी जी रहा है, इसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, व्हाट मस्ट बी हैपनिंग इन हिज लाइफ, मतलब शी वाज वेरी क्यूरियस टू नो, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी ये चीज़ों को जानने के लिए कि उसके भाई की जिंदगी में क्या चल रहा है, ठीक है। शी फील्स दैट हिज ब्रदर हैज़ अ वर्ल्ड जो उसने आज तक विजिट नहीं किया है, एंड शी वॉज फैसिनेटेड बाय हिज वर्ल्ड ऑफ ड्रीम बिकॉज क्योंकि वो उस जगह पर कभी गई नहीं थी। तो हमारी जिंदगी में बच्चे जिस तरीके से सोफी है, हमारी जिंदगी में भी कभी कभी
फ्रीडम एक फॉरबिडन फ्रूट जैसा हो जाता है। फॉरबिडन फ्रूट का मतलब ये होता है जैसे एडम एंड ईव को फ्रूट खाने को मना किया गया था, लेकिन जिस चीज़ के लिए इंसान को मना कर दिया जाए इंसान को वही चीज़ करनी होती है, उसे खुड़क हो जाती है वही चीज़ करने की। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर सोफी के लिए वो जो फ्रीडम है, क्योंकि उसके पापा ने जियोफ को मना किया था कि सोफी को अपने साथ लेकर मत जाइयो बिकॉज सोफी इज स्टिल वेरी यंग। तो ये जो पूरी बात है कि सोफी अपने भाई के साथ नहीं जा पाती है, तो भाई जो फ्रीडम एंजॉय करता है, भाई जो जिंदगी एंजॉय करता है, वो सोफी के लिए एक फॉरबिडन फ्रूट जैसा है जिसको वो खुद एंजॉय करना चाहती है। तो सोफी के मन में भी एक वो लॉन्गिंग है, एक वो इच्छा है कि वो भी जाए, इंटरेस्टिंग लोगों को मिले, जिसे जो उसे लगता है उसकी भाई की जिंदगी का पार्ट है। तो बेसिकली उसको ये लगता है कि भैया जो मेरे भाई की जिंदगी है ना वो बहुत ही हैपनिंग लाइफ है और मुझे भी वो हैपनिंग लाइफ जीनी है, ठीक है। शी वॉन्ट्स टू बी एडमिटेड मोर डीपली इन टू हर ब्रदर्स अफेक्शन। वो ये बेसिकली चाहती थी कि भाई इतना चुप ना रहे, भाई के मन में जो भी चल रहा है भाई कम से कम आकर मुझसे तो बात करे। लेकिन पापा जो थे वो इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करते थे, वो कहते थे कि नहीं तू कभी भी अपनी बहन को अपने साथ लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि सोफी भी बहुत यंग है इन सब चीज़ों के लिए। सोफी बहुत इम्पेशेंट है क्योंकि ऑब्वियसली यंगस्टर है और उसको भी वो खड़ा कहे कि भैया मुझे भी जिंदगी जीनी है, आई ऑल्सो वांट टू लिव दैट लाइफ। तो सोफी इज इम्पेशेंट टू एंटर दिस वास्ट वर्ल्ड एंड शी फील्स हरसेल्फ एट होम इन द रोमांटिक वर्ल्ड। तो अपने भाई के वो रोमांटिक वर्ल्ड में कि भैया भाई जिंदगी जी रहा है, मुझे भी वो जिंदगी जीनी है, शी फील्स कि आई एम मेड फॉर दिस काइंड ऑफ वर्ल्ड। अब ऐसे ही वो इमेजिन करती थी अपने आप को अपने भाई के साथ कि भाई के साथ वो बैठी है, उसने येलो कलर की ड्रेस पहनी हुई है और पूरी दुनिया जब आते हैं तो वो लोग ऐसे करके ताली बजाते हैं कि आइए आइए आप ही का इंतजार था, स्वागत है स्वागत है। और उसको ये लगता है कि उसे कपड़े जो उसने कपड़े पहने होंगे और उसके बाल ऐसे हवा में उड़ रहे होंगे और बाइक पे वो अपने भाई के साथ जा रही होगी और गाना गा रही होगी, उड़ती ही फिरूं इन हवाओं में कहीं। लेकिन ऑब्वियसली सच तो हो नहीं सकता। तो ऐसे ही सोफी ने अपने भाई के कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए, भाई का ट्रस्ट जीतने के लिए, भाई की जिंदगी में और घुसने के लिए सोफी ने बनाई एक कहानी। सोफी ने उसे बताया कि वो डैनी कैसी से मिली है। अब ये डैनी कैसी कौन है भैया? डैनी कैसी एक आयरिश फुटबॉल प्लेयर था, ठीक है। डैनी कैसी कौन था? डैनी कैसी एक आयरिश फुटबॉल प्लेयर था। और सोफी उसे बताती है कि मैं जियोफ, तुझे पता है मैंने उसे आर्केड में और मैं उसे प्ले जोन में मिली थी और मैं उसको देखकर एकदम खुश सी हो गई। और उसका भाई कहता है कि जा जा चल 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 अबे तू कहाँ से मिलकर आई होगी उसे। सोफी कहती है कि नहीं नहीं भाई मैं सच बोल रही हूँ, मैं ना आज उसको रॉयसेस पे मिलकर आई हूँ। और वो सारी कहानी उसका अब अपने भाई को विश्वास तो दिलाना है। अब अपने भाई को विश्वास दिलाने के लिए वो उसकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताती है कि उसके मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, उसके मस्त मस्त दो नैन, ठीक है। और बताती है कि वो बड़ा स्मार्ट लग रहा था। ओ माय गॉड उसकी चार्मिंग स्माइल, उसकी हंसी देखकर तो मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं। तो वो इस तरीके से उसकी झूठी झूठी डिटेल्स बनाती है कि वो बहुत ही स्मार्ट था, बड़ी आंखें सुंदर थी, बड़ी चार्मिंग स्माइल थी एंड लाइक अमेजिंग सुपर। और वो पूरी कहानी बनाती है ताकि उसका भाई जो है वो मान जाए कि हाँ ये सच में इसको मिल के आई है, जबकि ऑब्वियसली वो नहीं मिलकर आई थी। अब जियोफ जो था ऑब्वियसली उसे अपनी बहन की बात में विश्वास नहीं हुआ, तो उसने पापा को बता दिया कि पापा झूठ बोल रही है, आपकी लड़की डैनी कैसी से मिलकर आई है। अब पापा ने और भाई ने दोनों ने उसकी स्टोरी को वेव ऑफ कर दिया कि भैया ये तो मनगढ़ंत कहानियां बनाती है। और फिर वो लोग डैनी कैसी के स्किल्स को डिस्कस करने लग गए। अब यहाँ पर हमारी सोफी फिर खुश हो रही कि यार मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे होने वाले बॉयफ्रेंड या मेरे होने वाले पति के बारे में तारीफ कर रहे हैं, वाओ अमेजिंग सुपर्ब। और वो खुश हो जाती है। अब पापा जी जो है वो सोफी को ये भी बोलते हैं कि बेटा देख ये कहानियां ना बनानी बंद कर दे, वरना तो अपनी इन वाइल्ड इमेजिनेशंस की वजह से, वाइल्ड स्टोरीज की वजह से किसी दिन किसी बड़े परेशानी में ना फंस जाए। तो सोफी ने क्या किया, उसको पता है कि उसका भाई नहीं माना, तो अब उसने क्या किया, उसने एक और ट्राई किया अपने भाई को मनाने का। और इस बार उसने झूठ एक और हद तक बोला। इस बार उसने बताया कि तुझे पता है मैं डैनी कैसी से मिलने जा रही हूँ। और वो ये बताती है कि पता है मेरे को ना वो रॉयसेस पे मिला था एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम कि डैनी कैसी ने उससे बात करी थी। और उसने बोला कि मैंने डैनी कैसी को बोला कि तू एक काम कर, तो मुझे ऑटोग्राफ दे दे मेरे भाई डेरेक के लिए। लेकिन ना तो उसके पास पेन एंड पेपर था ना मेरे पास पेन एंड पेपर था, तो इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जो है वापस से मिलेंगे ताकि डैनी कैसी जो है मुझे डेरेक के लिए ऑटोग्राफ दे सके।
और उसके बाद उन्होंने रॉयसेस पे जो कपड़े थे उनके बारे में डिस्कस किया. शी फेल्ट ही वॉज लोनली एंड अवे फ्रॉम दिस होम टाउन. और वो कहती है कि मुझे यही लगा कि वो जो है अपने घर से थोड़ा सा दूर है, बहुत लोनली है, और इसीलिए उसे कोई कंपनी की ज़रूरत होगी. तो इसलिए उसने प्रपोज किया कि मैं काम करती हूँ तो मैं नेक्स्ट वीक मिलूंगी. और डैनी जो था उसने भी प्रॉमिस कर दिया कि ठीक है तुम आना, मैं तुम्हें ऑटोग्राफ दूंगी. तो भाई ने यही बोला कि भाई तू एक बात बता. ठीक है, तो उसने भाई को बताया डैनी कैसी की मीटिंग के बारे में. तो जियोफ फिर कहता है कि भैया देख, मैं तो नहीं मानता कि तू उसको मिली होगी. ठीक है, तो उसने उसको सिंपली, ये पेज रिपीट हो गया आई थिंक, तो उसने उसको यही बोला कि मुझे तो यही लगता है कि तू उससे नहीं मिली होगी. लेकिन उसने अपने भाई को बोला कि नहीं भाई, मैं मिली हूँ, तू मेरी बात पे विश्वास कर. अब अगले दिन क्या होता है, सोफी जब स्कूल जाती है तो जैंसी उसको बताती है कि यार मेरे को पता लगा कि तू डैनी कैसी से मिलके आई है, क्या ये बात सच है? और सोफी जैसे ही सुनती है कि जैंसी को ये चीज पता है कि वो डैनी कैसी से मिलने की बात कर रही है, तो सोफी डर जाती है बिकॉज शी गॉट एंग्शियस कि यार ये कहानी तो मैंने सिर्फ जियोफ को बताई थी, और जियोफ इतना बड़ा पागल है कि उसने ये बात जो है इसको बता दी, जैंसी को बता दी. और बेसिकली वो ये कहती है इट वॉज अ जियोफ थिंग. वो कहती है कि ये एक जियोफ थिंग थी, मतलब ये एक ऐसा सीक्रेट था जो सिर्फ जियोफ को पता होना चाहिए था, नॉट अ जैंसी थिंग. इसलिए ये बात मुझे जैंसी को बतानी ही नहीं थी. अब कहानी ये थी बच्चे कि सोफी का मानना ये था कि जैंसी जो है वो जानती तो है कि सोफी कैसी है, और सोफी का मानना ये था कि जैंसी जो है ना वो एक गॉसिप मॉन्गर है, वो चुगलखोर है, चुगलीखोर है, और लोगों को जाएगी और चुगलियां करेगी, और कल तक पूरे शहर को पता होगा कि सोफी और डैनी कैसे मिले थे, और उसका झूठ पकड़ा जाएगा. तो अपने आप को बचाने के लिए वो अटेम्प्ट्स करती है अपनी बात को कवर करने के लिए, बट नहीं कर पाती. और वो जैंसी को बोलती है कि हाँ मैं उस सेलिब्रिटी से मिली थी, मगर तुम ना प्लीज़ किसी को बताना मत, वरना ना मेरे घर के बाहर लाइन लग जाएगी लोगों की पूछते हुए कि तू डैनी कैसी से मिली थी. ओ माय गॉड. तो वो कहती है बस ये मत करना, उनको नहीं पता लगना चाहिए कि मैं डैनी कैसी से मिली थी. जैंसी नोज सोफी इज रोमांटिक नेचर. जैंसी को पता है कि सोफी कैसी रोमांटिक नेचर की है, कैसा सा उसका नेचर है, और उसकी बात मानने को रिफ्यूज कर देती है. सोफी को बड़ा एम्बैरेस लगता है कि जो उसकी बनी बनाई स्टोरी है वो जियोफ के लिए थी, जैंसी के लिए नहीं. लेकिन धीरे धीरे उसका सच बाहर आने लगा है. उसे पता है कि जैंसी एक गॉसिप मॉन्गर है, और जो सीक्रेट वो उसको बताएगी वो दुनिया भर को पता लग जाएगा, और ऑब्वियसली शी कैन नॉट रिस्क हर प्लान. तो सोफी ने रियलाइज किया, जब बात करी तो उसे ये पता लगा कि जैंसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ ये पता है कि वो डैनी कैसी से मिली, दैट्स इट. उसे कुछ नहीं पता कि वो लोग आगे मिलने वाले हैं या वो डेट पे जाने वाले हैं या क्या हो रहा है, उसे कुछ नहीं पता. एंड शी वॉज वेरी हैप्पी कि उसके भाई ने उसके जो है सच्चाई जो है वो सबके आगे नहीं रखी है. उसके भाई ने सिर्फ थोड़ी बहुत ही बात करी है, पूरी कहानी नहीं बताई. अब अगले दिन हमारी वो कवर करती है बोल करके इट वाज ऑल इंसिडेंटल, ओह माय गॉड इट जस्ट हैपेंड, ऐसे करके बोला और बात खत्म कर दी. और वो एक्सप्लेन करती है कि मैंने डैनी का ऑटोग्राफ मांगा, लेकिन मैं वो नहीं मांग पाई क्योंकि उसके पास पेन नहीं था, पेपर नहीं था, तो बात खत्म हो जाती है. और जैंसी से श्योर करती है कि ओह माय गॉड सोफी तू टेंशन मत ले सोफी, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, यू कैन ट्रस्ट मी. और ये बोलकर वहां से वो चली जाती है. अब होता क्या है बच्चे, सोफी अब यही सोचती है कि वो अपने फैमिली मेंबर्स को कैसे एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड. ओके. अब होता क्या है, हमारी सोफन जी जो हैं वो क्या करती हैं, वो कैनाल के कॉर्नर पे जाती हैं. ठीक है, वो प्लान करती हैं कैनाल कॉर्नर पे अपनी मीट. वो इमेजिन करती हैं कि यहाँ से अगर पानी बह रहा है और इधर अगर बैठने की जगह है बच्चे, तो यहाँ पर एक बेंच है, और बेंच के ऊपर इधर एक वो है स्ट्रीट लाइट है, और यहाँ पर वो बैठे हुए हैं. तो बेसिकली बच्चे वो एक रोमांटिक कॉर्नर पर जाकर, ठीक है, एक सेक्लूडेड एरिया में जाकर, एक खाली एरिया में जाकर वेट करती है डैनी कैसी का, इस उम्मीद में कि डैनी कैसी वहां पर आएगा. थोड़ी देर बीतती है और थोड़ी देर बीतती है और थोड़ी देर बीतती है. धीरे 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 सोफी को रियलाइज होने लगता है कि डैनी कैसी नहीं आ रहा. और बच्चे ये वो पार्ट ऑफ स्टोरी है जब हमारी सोफी जो है वो अपनी झूठ को अपना ही सच मानने लगती है. एंड शी स्टार्ट्स टू थिंक यार डैनी कैसी नहीं आया, यार आई एम फीलिंग वेरी बैड, व्हाई डिड डैनी कैसी डिड नॉट कम. तो शी फेल्ट वेरी वेरी बैड एंड वेरी वेरी डिजेक्टेड कि यार डैनी कैसी को आना चाहिए था, लेकिन डैनी कैसी नहीं आया. और धीरे धीरे शी एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट डैनी वोंट कम, और वो मान जाती है इस चीज़ को कि भैया डैनी जो है वो आने वाला नहीं है. अब वो घर जाएगी, उसके अलावा क्या करे.
अब सोफी वंडर्स हाउ शी विल फेस हर फैमिली मेंबर्स। अब वो आते आते यही सोचती है कि यार मैं अपने खानदान को कैसे समझाऊंगी, स्पेशली जब सब लोगों ने मना किया था कि नहीं आएगा डानी कैसी नहीं आने वाला। एंड शी सेज स्पेशली व्हेन नो वन बिलीव्ड व्हाट शी हैड सेड, कोई मानेगा ही एक सेकंड, क्या हो जाता है मेरे गले को बार बार। एंड इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द रियलिटी एंड फील सैड। तो उसको ये लगता है कि मेरी बात किसी ने पहले भी नहीं मानी थी, अब आई डोंट नो व्हाट दे आर गोइंग टू से। she is not ready to accept the reality and feel sad, कि डानी कैसी नहीं आया। she does not want to carry the burden of her sadness, और वो इतना दुखी होकर घर नहीं जाना चाहती थी। वो डानी को जियोफ को सही प्रूव नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो इमेजिन कर रही थी जियोफ की डिसअपॉइंटमेंट जब वो उसे बताएगी कि मैं डानी कैसी से नहीं मिल के आई। मतलब वो बेचारी अपनी ही डेलुलू में जी रही है। भैया भाई जो है वो तो यही बोलेगा कि देखा तुझे तो मैंने कहा ही था डानी कैसी से तो नहीं मिलने वाली है, तो तू क्यों ही सोच रही है इन सब चीजों के बारे में। Though sad, she did not want to give up her dream. वो although दुखी थी लेकिन इतनी भी दुखी नहीं थी कि अपने सपने छोड़ दे। तो इसीलिए उसने वापस से जब वो घर जा रही थी रास्ते में, तो अब उसने देखा कि उसके पापा की जो साइकिल है ना, अब ऑलरेडी लेट हो चुका था, लेकिन उसके फादर वाज आउट, घर से बाहर थे। अब सोफी को लगा कि चलो थैंक गॉड मैं घर तो टाइम पे पहुंच जाऊंगी, मुझे कोई डांटेगा नहीं। अब सोफी क्योंकि अपनी रियलिटी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थी, तो इसीलिए सोफी ने वापस से अपने दिमाग में चीजों को इमेजिन करना शुरू कर दिया। शी ड्रीम्स ऑफ मीटिंग डानी कैसी अगेन एट द रॉयसेस। वापस से वो सपना देखती है कि वो रॉयस के ऊपर डानी कैसी को मिली। इन दिस मीटिंग वो उसे बताती है कि कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ और मेरी और तुम्हारी फैमिली भी तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है। और फिर वो उससे ऑटोग्राफ मांगती है। शी फील्स हिज प्रेजेंस, और इस बार वो इतनी ज्यादा डिलुलू में थी कि वो उसी की प्रेजेंस को फील कर रही है, उसकी क्लोजनेस को फील कर रही है अपनी इमेजिनेशन में। एंड शी इज एंथ्रॉल्ड टू थिंक दैट ही इज ऑल्सो इज ओनली ह्यूमन। और वो यही सोच रही है कि डानी कैसी के अलावा मेरे आसपास और कोई नहीं है, दो प्रोडिजी अ जीनियस मेरे साथ खड़ा है। She fails to come out of her romanticism and gets lost in the memory of the match, the only time she had actually seen her hero in person। और वो उसी मैच को याद करने लगती है जिसको देखने के लिए वो और उसकी फैमिली हर सैटरडे जाया करते थे, जिसको वो लोग एक वीकली पिलग्रिमेज बोलते हैं, कि जैसे हम भगवान के मंदिर जाते हैं बिना नागा, बिल्कुल वैसे ही उसकी फैमिली जो थी वो मैच देखने जाती थी। एंड एवरीबडी प्रेज्ड डानी कैसी, एंड दैट वाज द ओनली टाइम, वही शक्ल, वही सब चीज़ें वो याद कर रही थी, बिकॉज दैट वाज द ओनली टाइम जब उसने डानी कैसी को सच में देखा था। और यहाँ पर आकर बच्चे ये स्टोरी समाप्त हो जाती है। Why is Sophie attracted to डानी कैसी? सिंपल सवाल, कंपार्टमेंट 2014 का सवाल है। तो बच्चे डानी कैसी यंग और सक्सेसफुल फुटबॉल प्लेयर थे फ्रॉम आयरलैंड। ही इज ऑब्वियसली हैंडसम विच एड्स टू हिज पॉपुलैरिटी अमंग हिज फैंस, स्पेशली यंग गर्ल्स लाइक सोफी। Naturally, Sophie is attracted to him. Besides, her family members are also huge football fans and Cassie is a hero for them. तो इसीलिए भैया घर का जमाई बनाने लायक उसके हाल थे, तो उसको ये लगता था कि भैया she was under hero worship। और वो हीरो वर्शिप को कब वो रिलेशनशिप में बदलने की सोच रही है, तो you never know। How are Jancy and Sophie different from each other? Jancy और सोफी एक दूसरे से अलग कैसे हैं? तो बच्चे Jancy और सोफी के बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स हैं एंड ऑल टुगेदर डिफरेंट अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। जहाँ पर Jancy प्रैक्टिकल है, हर फीट आर ग्राउंडेड इन रियलिटी, उसे पता है कि सपनों में नहीं उड़ना, मेरी जिंदगी की सच्चाई क्या है मैं उसके हिसाब से ही चलूंगी। वेरा सोफी जो है वो डे ड्रीमर है, सपने में दिन में सपने देखती है और अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में, मेक बिलीव वर्ल्ड में रहती है। Jancy बहुत मैच्योर है और ट्रुथ को एक्सेप्ट करती है कि उसके लोग जो है वो एक बेसिक सा काम ही कर सकते हैं, एक बिस्किट फैक्ट्री में ही काम कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड सोफी जो है बच्चे वो ट्राई करती है अपनी रियलिटी से एस्केप करने का और सपना देखती है कि मैं भी एक एक्ट्रेस बनूंगी, मैनेजर बनूंगी, फैशन डिजाइनर बनूंगी या फिर एक बुटीक ही खोल लूंगी, इससे ज्यादा तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। ठीक है, तो शी वॉज एम्बिशियस येट शी वॉज delusional। Why did Sophie long for her brother's affection? सोफी को अपने भाई की अटेंशन और अफेक्शन क्यों चाहिए थी? क्योंकि जब सोफी अपने भाई जियोफ को देखती थी तो शी अंडरस्टूड कि जियोफ एक बड़ा पेशेंट लिसनर है, उसकी सारी फैंटेसीज को सुनता है और ही इज द ओनली वन जिसके ऊपर वो ट्रस्ट कर सकती है, जिसके ऊपर वो विश्वास कर सकती है। The other members of her family and even her friend Jancy, वो सब लोग उसकी फैंटेसी स्टोरीज का
फैंटास्टिक नहीं, फैंटेसी स्टोरीज का मजाक उड़ाते थे, जिसकी वजह से उसको लगता था कि जियोफ इज द ओनली पर्सन जो मेरी बात को सुनता है। तो ऑब्वियसली जब तुम्हारी बात को कोई सुनेगा, यू विल ऑब्वियसली ट्राई टू tell them what is happening in your life. She also looked upon Geoff as someone widely traveled. उसको लगता था कि जियोफ ना बहुत घूमता है, he has seen world, ठीक है, वो सोचते थे कि इसने ना दुनिया देखी है, और जो दुनिया सोफी देखना चाहती थी वही दुनिया देखी है। His world remained a fascination for her. उसकी दुनिया जो थी ना वो उसके लिए एक अट्रैक्शन थी, and she always wished कि काश उसका भाई जो है उसको उसके साथ घुमाने ले जाए, और उसी में ट्रस्ट थोड़ा सा उसको अपनी चुकनी चुपड़ी बातों में फंसाने के लिए ही उसने सोफी ने इस चीज को बोला था कि मैं जा रही हूँ मिलने डैनी कैसी से। What thoughts came to Sophie's mind as she sat by the canal? तो बच्चे सोफी के दिमाग में अलग अलग डाउट्स आ रहे थे जब वो कैनाल के पास बैठती हैं और वेट करती हैं डैनी कैसी का। जब उसने रियलाइज किया कि डैनी कैसी नहीं आने वाला है तो उसे जियोफ की बात याद आती है, बिकॉज उसके भाई ने यही बोला था कि डैनी कैसी इज सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी, इवन दो यू हैव मेट हिम, he has various girls in his life. Obviously वो smart है यार, तो why is he going to go after you? She wonders कि वो अपने भाई को क्या बताएगी, एंड जियोफ जो है वो बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाएगा, जबकि रियलिटी में जियोफ डिसअपॉइंट नहीं होगा। जियोफ यही बोलेगा कि देखा मैंने तो कहा ही था। She is saddened by the fact she will never be able to show her family कि वो लोग गलत थे और उन लोगों ने उसके ऊपर डाउट किया। ठीक है बच्चों, अब इसी के साथ आप लोगों का फाइनल लेक्चर भी बच्चे यहीं पर हो जाता है खत्म। आप लोगों को इसके समरी नोट्स मिल जाएंगे एज यू ऑल नो, और अब यहीं पे बच्चे हम लोग करते हैं हमारे इस लेक्चर को ख़त्म। अब आप लोगों को जब भी टाइम लगेगा हमारे टीम को, वो आप लोगों के लेक्चर डलवा देंगे। वैसे लास्ट में बताने का क्या ही फ़ायदा है ये बात, पर एनीवेज अच्छा लगा बताकर। तो बच्चे इसी के साथ हम लोग हमारे लेक्चर के आ गए हैं एंड पर, बैच के आ गए हैं एंड पर। मैं बस बच्चे आप लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट बोलूँगी कि बहुत अच्छे से अपने पेपर को देना। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आप लोगों के साथ बच्चे हम लोग NCERT वाला पर डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोग वहाँ पे वो स्ट्रैटेजीज देख सकते हैं कि एग्जाम्स कैसे अटेम्प्ट करने हैं। और इसी के साथ बच्चे आप लोगों की ये क्लास यहीं पर हो जाती है खत्म। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द क्लास and this batch, very sorry. I hope you guys have understood everything. मैं निहारिका आखिरी बार बच्चे आप सब लोगों से लेती हूँ विदा। Thank you all and I'll meet you soon somewhere else, देखते हैं कहाँ पर। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय।